खबरों में आगे बढ़ेंगे। मिशन 2024 में बीजेपी जुटी हुई है। बीजेपी महासचिवों की आज होगी बैठक। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ शाम 5 बजे ये बैठक होगी। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आगे की रणनीति पर होगी चर्चा। तो बीजेपी महासचिवों की ये बैठक पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ शाम 5 बजे ये बैठक होगी। तो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आगे की रणनीति पर होगी चर्चा। तो लगातार मिशन 2024 की तैयारी में बीजेपी है और इसे लेकर बैठकों का दौर लगातार जारी है। तो महासचिवों के साथ ये बैठक, पीयूष संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे ताजा अपडेट ले लेते हैं। पीयूष, लगातार मिशन 2024 की तैयारी में बीजेपी है और देखिए बैठकों का जो दौर है वो देखने को मिल रहा है। आज किस तरह से महत्वपूर्ण ये बैठक रहने वाली है पूरी? जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो देखिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के अध्यक्षता में एक बड़ी बैठक दिल्ली में बुलाई गई है और इस दौरान जो तमाम भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव है वो इस बैठक में सम्मिलित होंगे और एक खाका तैयार किया जाएगा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को खासतौर पर लोकसभा के जो चुनाव 2024 के आने वाले हैं उसमें बीजेपी को किस तरीके से मजबूती प्रदान की जा सके और भी सशक्त किया जा सके, क्योंकि बताया जा रहा है कि जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उसको किस तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाना है, इसके अलावा बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं तक और भी मजबूत पकड़ किस तरीके से बनानी है, इन सब तमाम विषयों को लेकर आज चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही आने वाले दिनों में जहां पे विधानसभा के चुनाव है वहां पे भी किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तैयारी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि सिंगल सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी को इस बार लोकसभा के चुनाव में नुकसान ना हो और खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी का उन सीटों पर फोकस है जहां पे पिछली बार जब लोकसभा के चुनाव हुए थे वहां पे भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। उन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से रणनीति बनाए, क्या कुछ जातिगत समीकरण सेट करना है, इन सब तमाम विषयों को लेकर आज एक चर्चा की जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी का इस बार का जो फोकस है वो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर जो ओबीसी वोटर हैं उन पर है और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि किस तरीके से ओबीसी वोटर को और भी पहले से ज्यादा जो उनकी संख्या है, उनके जो परसेंटेज है, क्योंकि पिछली बार आपने देखा है किस तरीके से ज्यादा संख्या में जो ओबीसी वोटर हैं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया था। ऐसे में और भी किस तरीके से उनसे जुड़ाव हो सके, इसके लिए किनको जिम्मेवारी दी जाएगी, इन सब तमाम विषयों को लेकर एक रणनीति बनाई जाएगी। शाम 5 बजे ये बैठक बुलाई गई है और इस बैठक में तमाम जो राष्ट्रीय महासचिव हैं वो भी अपना जो एक तरीके से रिपोर्ट कार्ड की क्या कुछ उनकी तैयारी है, जिन इलाकों की जिम्मेवारी उन्हें दी गई है उन इलाकों में क्या कुछ अभी बीजेपी की वर्तमान में स्थिति है, ये सब रिपोर्ट कार्ड भी एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को दिया जाएगा और बताया जाएगा किस तरीके से बीजेपी के तमाम जो तैयारियां हैं वो चल रही है। इसके साथ ही बीजेपी के स्थापना दिवस को लेकर भी यहाँ पे चर्चा हो सकती है कि किस तरीके से जो कार्यक्रम है वो तय किए जाने हैं। ठीक है पीयूष, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात उत्तर प्रदेश की करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है वो आपको बता देते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विभिन्न विभागों की बैठक करेंगे। शिक्षा आयोग के संबंध में प्रस्तुतिकरण बैठक होगी। थोड़ी देर में लोक भवन में बैठक का आयोजन होगा। तो एटीएस एसटीएफ इंटेलिजेंस की प्रस्तुतिकरण भी बैठक होनी है जो शाम 6 बजे 5 कालिदास मार्ग पर आयोजित होगी। तो 2 महत्वपूर्ण बैठक रहने वाली है। शिक्षा आयोग के संबंध में प्रस्तुतिकरण बैठक है, इसके साथ ही साथ शाम को एटीएस और इंटेलिजेंस के साथ ये बैठक है। तो एटीएस एसटीएफ इंटेलिजेंस की प्रस्तुतिकरण बैठक है, बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है। तो 6 बजे 5 कालिदास मार्ग पर यह बैठक होगी। हालांकि बैठकों का दौर थोड़ी ही देर में शुरू हो जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ आज लगातार ताबड़तोड़ अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए नजर आएंगे, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विभिन्न विभागों की बैठक लेंगे और इस दौरान समीक्षा करेंगे कि विभागों में क्या कुछ किया जा रहा है, कितना कार्य किया जा रहा है। तो शिक्षा आयोग के संबंध में प्रस्तुतिकरण बैठक रहने वाली है। थोड़ी देर में लोक भवन में ये बैठक होगी और ये शिक्षा विभाग को लेकर बेहद महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है। लगातार शिक्षा को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ तत्पर रहे हैं और तमाम बदलाव भी देखने को मिल रहे हैं और किस तरह से शिक्षा विभाग को और बेहतर किया जाए इस पर नजर लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ की रही है। और इसी को लेकर थोड़ी ही देर में लोक भवन में ये बैठक की शुरुआत हो जाएगी और देखिए सुबह से लेकर शाम तक बैठकों का दौर रहने वाला है। तमाम विभागों के अधिकारी आज प्रेजेंटेशन देते हुए नजर आएंगे, अपने कामों की समीक्षा देते हुए नजर आएंगे। तो थोड़ी ही देर में लोक भवन में बैठकों का आयोजन होगा। तो सबसे पहले शिक्षा आयोग की ये बैठक होने वाली है।
एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। एसके, देखिए थोड़ी ही देर में बैठक की शुरुआत होगी। सबसे पहले किस विभाग की बैठक रहने वाली है और क्या कुछ इस विभाग में बैठक में महत्वपूर्ण रहेगा? बिल्कुल निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार विभिन्न विभागों के साथ बैठक करते रहते हैं और आज भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दो महत्वपूर्ण बैठकें हैं, जिसमें पहली बैठक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में शिक्षा आयोग के गठन से जुड़े हुए जो प्रस्तुतिकरण है उसको देखेंगे, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है कि उत्तर प्रदेश में जो शिक्षा आयोग बनाया जाए वो शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई समस्याएं, शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई जो नवाचार है, जो शिक्षा विभाग की दुश्वारियां हैं, जो नए प्रयोग होने हैं, उन पर वो खुद निर्णय ले सके, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश में शिक्षा आयोग का गठन होना है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पहले ही प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा चुका है। आज उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग की तरफ से, जिसमें डीजी एजुकेशन भी शामिल होंगे, उनके पास दोनों विभाग जिसमें बेसिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा विभाग आते हैं, उनका चार्ज पहले ही दिया जा चुका है। अब उत्तर प्रदेश सरकार इस आयोग के गठन को लेकर लगातार काम कर रही है, जिस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लोक भवन में अब से थोड़ी देर बाद ये प्रस्तुतिकरण देखने जा रहे हैं, जिसमें कहीं न कहीं वो चीजें शामिल होंगी जिसमें बताने की कोशिश किस तरीके से जी शिक्षा विभाग है उसके उच्चीकरण को लेकर उत्तर प्रदेश में शिक्षा विभाग के बेहतर क्रियान्वयन को लेकर, उत्तर प्रदेश में शिक्षकों से जुड़ी हुई समस्याओं को लेकर, उत्तर प्रदेश में जो एजुकेशन सिस्टम है उसको बेहतर करने को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में आयोग का गठन करने वाले हैं, जिसको लेकर यह प्रस्तुतिकरण है जो कि अब से थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देखने वाले हैं। दूसरी बड़ी बैठक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की शाम 6:30 बजे उत्तर प्रदेश एसटीएफ, एटीएस और साथ ही साथ जो इंटेलिजेंस से जुड़ी हुई यूनिटें हैं उनका मुख्यमंत्री देखने वाले हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो लगातार एटीएस की यूनिट्स विभिन्न जिलों में स्थापित की जा रही हैं, जिसके जरिए जो आतंकी घटनाएं हैं, साथ ही साथ जो अपराधियों से जुड़े हुए मामले हैं उन पर तेजी से कार्रवाई हो, उसको लेकर कैसे इन विंग्स को उच्चीकृत किया जाए, आधुनिक जो सिस्टम है वो इनको उपलब्ध कराया जाए, कैसे इस सिस्टम को बेहतर ढंग से क्रियान्वित किया जाए, इन बहुत सारे विषयों को लेकर कहीं ना कहीं चीजें बेहतर ढंग से हो, उसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार काम कर रही है। जी ठीक है, इसके बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। तो लगातार देखिए बैठकों का दौर थोड़ी ही देर में शुरू हो जाएगा। अब खबरें में आगे बढ़ेंगे। पशुधन भर्ती घोटाला मामले में होगी कार्रवाई। तो राजकिशोर सिंह उनके प्रमुख सचिव फंसेगा शिकंजा। तो पशुधन घोटाला मामले में मिले हैं पुख्ता सबूत। तत्कालीन प्रमुख सचिव रहे योगेश कुमार के खिलाफ भी सबूत। तो एसआईटी ने शासन को भेजा है पत्र, मांगी है अनुमति। योगेश कुमार के खिलाफ भी पुख्ता सबूत मिले हैं। तो 22 अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा की मांगी है अनुमति। तो 2021 में एसआईटी ने दाखिल की थी फाइनल विवेचना रिपोर्ट। तो एसआईटी ने अधिकारियों के खिलाफ विभागीय और आपराधिक कार्रवाई की संस्तुति की। तो पूरे मामले को लेकर पुख्ता सबूत मिले हैं। तो पशुधन भर्ती घोटाले मामले में होगी अब कार्रवाई। तो राजकिशोर सिंह उनके प्रमुख सचिव पर शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। पशुधन घोटाला मामले में मिले हैं पुख्ता सबूत। तो तत्कालीन प्रमुख सचिव रहे योगेश कुमार के खिलाफ भी सबूत मिले हैं। इसके हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। इसके पशुधन भर्ती घोटाले मामले को लेकर अब कार्रवाई भी तेज हो चुकी है। राजकिशोर सिंह उनके प्रमुख सचिव पर शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश सरकार लगातार ऐसे भर्ती घोटालों को लेकर कार्रवाई करती रही है और ये मामला 2013-14 का है, जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और राजकिशोर सिंह उस समय उत्तर प्रदेश में पशुधन मंत्री हुआ करते थे। उस दौरान ही योगेश कुमार उत्तर प्रदेश में पशुधन के प्रमुख सचिव थे। उस दौरान करीब 1900 से ज्यादा भर्तियां पशुधन विभाग में हुई थी। चूंकि ये भर्तियां बड़े पैमाने पर हुई थी, उसमें जो ओएमआर सीट थी उनको लेकर सवाल उठे थे कि मतलब इसमें धांधली हुई है और जो नियम कानून थे उनका ध्यान नहीं रखा गया, गलत तरीके से ये भर्तियां की गई और कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए, मतलब सीधे तौर पर जो अभ्यर्थी सफल हो रहे थे उनको रोककर जो ऐसे अभ्यर्थी थे जो विभिन्न पहुंच के जरिए आए थे उनको नियम विरुद्ध से तैनाती दी गई थी। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार 2017 में जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उस दौरान इस पूरे मामले को लेकर एसआईटी को जांच दी गई। हालांकि पूरे मामले को लेकर एसआईटी जांच कर रही थी, जिसके बाद 2018
में एसआईटी ने अपनी पहली रिपोर्ट दी थी। उस रिपोर्ट के आधार पर 22 अधिकारी जो कि पशुधन विभाग और इस पूरे भर्ती प्रक्रिया से जुड़े हुए थे, उनके खिलाफ एक्शन हुआ था, उन पर मुकदमे दर्ज हुए थे और वो उसमें कई अधिकारी ऐसे हैं जो जेल भी जा चुके हैं। दूसरी बार जब एसआईटी ने अपनी फाइनल विवेचना रिपोर्ट दाखिल की 2021 में, उसके बाद इन 22 अधिकारियों पर आपराधिक मुकदमा चलाने की अनुमति उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से दी गई थी। अब चूंकि एसआईटी इस पूरे मामले को आगे बढ़ा रही है, तत्कालीन पशुधन मंत्री राजकिशोर सिंह और साथ ही साथ तत्कालीन प्रमुख सचिव योगेश, जो कि अभी फिलहाल वो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, लेकिन उनके खिलाफ आपराधिक मामला चलाने को लेकर साथ ही साथ विभागीय अनियमितता को लेकर भी ये कार्रवाई होनी है, जिसको लेकर अब उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ सरकार को एसआईटी ने पत्र लिखा है, जिसमें यह अनुमति मांगी गई है कि इन दोनों के खिलाफ जो मामले हैं वो आपराधिक तौर पर चलाए जाएं, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से अनुमति मिलने के बाद इन दोनों के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू होगी। तो निश्चित तौर पर अगर हम देखें तो लगातार कहीं न कहीं ऐसे मामलों में कार्रवाई तेज की जा रही है जो कि भर्ती से जुड़े हुए हैं। हालांकि यह मामला पूर्व सरकार का है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने जांच करने के बाद अब इसमें कार्रवाई शुरू कर दी है, जिसमें अब तत्कालीन मंत्री और तत्कालीन प्रमुख सचिव भी जांच के दायरे के बाद अब कार्रवाई की जद में है। जी ठीक है, इसके बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। वहीं परिवहन निगम के बेड़े में शामिल होगी नई बसें। अगले साल तक शामिल होंगी 2494 नई बसें। 2817 बसों को नीलाम करने की योजना से प्रस्तावित 1500 नीलामी के बेड़े से की जा चुकी है अलग। तो अगले वर्ष 2000 नई बसें भी खरीदी जाएंगी। तो लगातार परिवहन विभाग अपने बेड़े में नई बसों को शामिल कर रहा है और एक बार फिर से परिवहन निगम ने बेड़े में शामिल होंगी नई बसें। अगले साल तक शामिल होंगी 2494 नई बसें। 2817 बसों को नीलाम करने की योजना प्रस्तावित है। तो 1500 नीलामी के बेड़े से की जा चुकी है अलग। अगले वर्ष 2000 नई बसें भी खरीदी जाएंगी। तो 1500 नीलामी के बेड़े से की जा चुकी है अलग और लगातार परिवहन निगम अपने बेड़े में नई बसें शामिल कर रहा है। अगले वर्ष 2000 नई बसें भी खरीदी जाएंगी। सीएम योगी के भागीरथ प्रयास हो रहा सफल। विकास की उम्मीद जगा रहा जल जीवन मिशन। हर घर जल योजना से लग रहे विकास के पंख। श्रावस्ती में 765 लोगों को मिला स्वच्छ जल। हर घर जल योजना से बदली है थारू जनजाति की किस्मत। तो नमामि गंगे और ग्रामीण जलापूर्ति विभाग की ये योजना जो अब रंग ला रही है, तो हर घर स्वच्छ जल मिले, इसका प्रयास लगातार प्रदेश के मुखिया कर रहे हैं। और खासकर उन इलाकों में जहां पर अभी तक स्वच्छ जल नहीं मिल सका है लोगों को, वहां तक जल कैसे पहुंचाया जाए, इसका प्रयास लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ करते हुए नजर आए। तो सीएम योगी का भागीरथ प्रयास सफल हो रहा है। थारू जनजाति जहां पर अभी भी जल का संकट है, श्रावस्ती में ये वो जनजाति है जहां अभी भी गंदे पानी पीने को मजबूर है ये जनजाति, लेकिन अब इन प्रयासों से उन्हें स्वच्छ जल मुहैया कराया जा रहा है। 765 घरों को किस तरह से स्वच्छ जल से जोड़ा जा रहा ताकि उन्हें पीने का पानी शुद्ध मिल सके। %25 तक सस्ते हो सकते हैं एलडीए के खाली पड़े फ्लैट। एलडीए खाली पड़े लगभग 2300 फ्लैटों को 25% तक सस्ता करने का कर रहा है विचार। तो एलडीए ने सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। जो फ्लैट नहीं बिक रहे हैं, समिति उनका मूल्यांकन करेगी। मूल्यांकन के बाद फ्लैट की कीमतें तय की जाएंगी। तो एलडीए 10 अप्रैल को होने जा रही बोर्ड बैठक में रखने जा रहा है इसका प्रस्ताव। तो एलडीए के जो फ्लैट हैं वो 25% तक कम हो सकते हैं। जो फ्लैट नहीं बिक रहे हैं उनका मूल्यांकन किया जाएगा और माना जा रहा है कि ये प्रस्ताव जल्द ही पास हो पाएगा।
अब खबर गोंडा से है, जहां रोडवेज बस को धक्का मार रहे यात्री। खराब हुई रोडवेज बस को धक्का मारते यात्री दिखे हैं। सुभागपुर रेलवे क्रॉसिंग पर यह बस खराब हुई थी। बस से उतरकर क्रॉसिंग पर धक्का लगाने को मजबूर ये यात्री। तो बस में सवार यात्रियों की जान से खिलवाड़ कर रहा परिवहन विभाग। 15 साल पुराने हो चुके प्राइवेट वाहनों पर नए नियम में रिन्यूअल कर दिया गया है कैंसिल। तो यूपी की परिवहन व्यवस्था रोडवेज बसों के जरिए दे रही हादसों को दावत। आप नेता ने फोटो ट्वीट कर तस्वीर को बताया राम राज्य की तस्वीर। तो तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरह से एक रोडवेज बस खराब होती है और इसको धक्का देते हुए यात्री नजर आते हैं। गोंडा से हमारे संवाददाता कादिर अंसारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जान लेते हैं। कादिर, सबसे पहले इस तस्वीर के बारे में आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि आप नेता ने यह ट्वीट कर तस्वीर साझा की है और बताया कि किस तरह से परिवहन विभाग की स्थिति है। निश्चित तौर पे जिस तरीके से गोंडा में लापरवाहियां देखने को मिल रही हैं और गोंडा में जो रोडवेज बस है इस तरीके से क्रॉसिंग के बीचों बीच में जो है जब बस खराब हो गई और यात्री जो है इसको धक्का मारते नजर आए और इसकी पूरी फोटो जो है वो आप नेता ने जो है सोशल मीडिया पे लगाने के बाद में बताया कि रामराज और जिस तरीके से लगातार परिवहन विभाग की लापरवाहियां देखने को सामने आती हैं और लगातार जो यात्री हैं उसका खामियाजा यात्रियों को भुगतना पड़ता है। तो अपनी जान को जोखिम में डालकर जिस तरीके से क्रॉसिंग के ऊपर ये बस खटारा बस जो है लगातार खराब होती है। अलग अलग तस्वीरें गोंडा में लगातार वायरल होती हैं और आप नेता ने जिस तरीके से राम राज्य बताया है इसको, तो कहीं ना कहीं जो 15 साल पुरानी बसें हैं उसको रिन्यूअल कर दिया गया है। तो लापरवाही है क्योंकि जो यात्री है वो यात्री इस खटारा बस पे सफर करने को मजबूर रहते हैं और वो पूरा किराया देते हैं, लेकिन किस तरीके की लापरवाहियां क्यों की जाती हैं, उनकी जिंदगियों से किस तरीके से जो खिलवाड़ किया जा रहा है उसकी तस्वीर लगातार जो है सोशल मीडिया पे डाली जाती है। जो बसें हैं क्योंकि यात्रियों को इसका पूरा खामियाजा भुगतना पड़ता है और जिस तरीके से अपनी जान को जोखिम में डालकर जो परिवहन विभाग है वो यात्रियों की जिंदगियों से खिलवाड़ करता नजर आ रहा है। बिल्कुल कादिर, और इसके साथ ही साथ देखिए किस तरह हादसे को दावत देता हुआ ये पूरी तस्वीर है। कादिर, जिस तरह से 15 साल पुरानी ये बस बताई जा रही है, स्क्रैच में ये बसें डाल दी जाती है। लगातार परिवहन यही प्रयास कर रहा है जो पुरानी बसें हो गई उन्हें हटाया जाए, इस बेड़े से निकाला जाए, लेकिन उसके बावजूद अगर ये बसें चल रही है इसकी जवाबदेही कौन तय करेगा? बिल्कुल साफ तौर से यदि कोई अगर बड़ी घटना होती है उसके बाद ही यहाँ प्रशासन जागता है, लेकिन जो लापरवाहियां हैं परिवहन विभाग जिस तरीके से लापरवाहियां कर रहा है और यात्रियों की जिंदगी से जिस तरीके से खिलवाड़ होता है, जब कोई क्योंकि क्रॉसिंग पे यदि अगर ये बस खटारा बस और खराब हो जाने के बाद में अगर ट्रेन आ जाती तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। लगातार सोशल में जो है तस्वीरें वायरल हो रही हैं और गोंडा में जिस तरीके से देखा जाता है कि परिवहन विभाग जो है लगातार लापरवाहियां कर रहा है और जो खटारा बसें हैं उसको हटाया नहीं जा रहा है और उसी बसों से सफर करने के लिए यहाँ के यात्री मजबूर होते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि 15 साल पुरानी बसें हैं, अभी तक उसको हटाया नहीं गया है और उसको रिन्यूअल करके किस तरीके से चलाया जा रहा है। तो रोड पे लोगों की जिंदगियों से खिलवाड़ हो रहा है, बड़े हादसे का इंतजार किया जा रहा है और गोंडा में इस तरीके की लापरवाहियां आम हो चुकी। इसके साथ ही साथ कादिर, क्या अभी परिवहन विभाग के किसी अधिकारी से बातचीत हो पाई है कि इसका जवाब तय किया जा सके कि आखिर किस तरह से ये बसें चलाई जा रही है और अगर कोई हादसा होता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? देखिए निश्चित तौर पे अगर अधिकारियों की और जिम्मेदारों की अगर बात की जाए तो गोंडा में जो अधिकारी हैं हमने उन अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनका फोन नहीं उठा और गोंडा में जितने भी अधिकारी हैं वो लगातार जो है अपना बयान देने से बचते नजर आते हैं और फोन की अगर बात की जाए तो यहाँ पे कोई अधिकारी जो जिम्मेदार है वो फोन उठाने को तैयार नहीं रहते हैं। जब कोई बड़ा हादसा होता है तो जांच का हवाला जरूर दिया जाता है, लेकिन जांच पर कोई आंच नहीं आती है और यहाँ के जिम्मेदार अधिकारी कुंभकर्णीय नींद सोते रहते हैं। ठीक है कादिर, बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को देने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात बुलंदशहर की करेंगे, जहां पर एटीएस की छापेमारी से हड़कंप मचा है। बुलंदशहर के स्याना में एटीएस की यह छापेमारी देखने को मिली है। केरल में ट्रेन में आग लगाने के मामले में यह छापेमारी है। ट्रेन में बैठने के विवाद में आरोपी शाहरुख ने यात्रियों पर केमिकल फेंका था।
केमिकल में झुलसे 3 यात्रियों की मौत हुई थी। एटीएस गाजियाबाद की 6 सदस्यीय टीम ने एक आरोपी युवक को हिरासत में लिया है। आपको बता दें, कारपेंटर का काम करता था पकड़ा गया युवक। तो बुलंदशहर के सियाना कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो केमिकल में झुलसने से 3 यात्रियों की मौत हुई थी, जिसके बाद लगातार ये कार्रवाई की जा रही है। एटीएस गाजियाबाद के 6 सदस्यीय टीम ने एक आरोपी युवक को हिरासत में लिया है। तो कारपेंटर का काम करता था पकड़ा गया युवक। तो ट्रेन में बैठने के विवाद में आरोपी शाहरुख ने यात्रियों पर केमिकल फेंका था। तो एटीएस की छापेमारी से हड़कंप मचा हुआ है। अशोक हमारे साथ, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक, एटीएस की छापेमारी चल रही है, क्या जानकारी इस पूरे छापेमारी को लेकर? बिल्कुल, आपको बता दें कि देर रात को गाजियाबाद की यूनिट 6 सदस्य टीम एटीएस की बुलंदशहर के सियाना पहुंची है, जहां पर एक युवक शाहरुख नाम को हिरासत में लेके यहाँ से चली गई है। संदिग्ध मामला है कि संदिग्ध मामले में पूछताछ की जा रही है। केरल में अभी बीते 2 अप्रैल को तो ट्रेन में आग लगाने से 3 लोगों की मौत हो गई थी, जिसको लेकर पूछताछ की जा रही है। शाहरुख का कारोबार बताया जा रहा है, वो कारपेंटर है, फर्नीचर का काम करता है और जिसके 2 भाई गाजियाबाद दिल्ली में काम करते हैं, एक बुलंदशहर में काम करता है और ये सियाना में रहता है। तो 4 भाई हैं। संदिग्ध मामला पूछताछ की जा रही है, हालांकि अभी गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं हुई है। गाजियाबाद की एटीएस टीम इससे पूछताछ कर रही है। पूछताछ के बाद आरोप सिद्ध होता है तो केरल की पुलिस को इसको सौंप दिया जाएगा। हालांकि गाजियाबाद में इसकी पूछताछ की जा रही है। मामला केरल से जुड़ा हुआ है, तो संदिग्ध मामला बताया जा रहा है। तो संदिग्ध ये इसको हिरासत में लेकर एटीएस पूछताछ कर रही है गाजियाबाद। ठीक है अशोक, शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। गाजियाबाद के थाना शालीमार गार्डन के 80 फुटा रोड पर स्पर्श हॉस्पिटल में किडनी में पथरी का ऑपरेशन कराने गए युवक की मौत पर जमकर हंगामा हुआ। वहीं परिजनों का आरोप है कि गलत ऑपरेशन से युवक की मौत हुई है और डॉक्टर मौके से फरार हैं। मौत के बाद लोगों में काफी आक्रोश है। इस दौरान हॉस्पिटल में हंगामे से मौके पर मौजूद पुलिस और परिजनों के बीच झड़प भी हुई और परिजनों ने रोड जाम कर नारे लगाए। सनोप लीलू, ये मेरा बुआ जी का लड़का है। इसकी तबीयत खराब हो रही थी काफ़ी टाइम से, मतलब इसको पथरी थी, ठीक है, पित्त की थैली में, दोनों गुर्दों में। हम यहाँ पे लाए इसको। उसके बाद इन्होंने क्या करा, इन्होंने जो भी ट्रीटमेंट चलता रहा। उसके बाद इन्होंने ऑपरेशन किया एक। उसके बाद इसकी हालत बिल्कुल गंभीर हो गई और डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि इसको अटैक है। डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि इसको अटैक है। ये 3 बजे मतलब ख़त्म हो चुका है, मगर ये अब 8 बजे तक हमें बता रहे हैं कि ये ख़त्म हो गया है। दिल्ली में फिर शुरू हुई पोस्टर पॉलिटिक्स। दिल्ली में बीजेपी और आप पार्टी के बीच पोस्टर वॉर लगातार जारी है। अब बीजेपी नेता आशीष सूद ने लगवाया है पोस्टर के जरिए सीएम केजरीवाल पर निशाना साधा है। तो लगातार पोस्टर वॉर देखने को मिल रहा था, जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री को लेकर, बीजेपी को लेकर पोस्टर लगाए जा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से भी आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए पोस्टर लगाए गए। और देखिए, ये पोस्टर वॉर लगातार देखने को मिल रहा है। जगह जगह दिल्ली में ये पोस्टर लगाकर एक दूसरे पर निशाना साधते बीजेपी और आम आदमी पार्टी नजर आ रही है। तो दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच पोस्टर वॉर लगातार जारी है। अब बीजेपी नेता आशीष सूद ने पोस्टर लगवाया है। आपको वो तस्वीर भी दिखा रहे हैं किस तरह से ये पोस्टर लगाए गए हैं। तो पोस्टर के जरिए सीएम केजरीवाल पर निशाना साधा गया है। तो देखिए किस तरह से जगह जगह पोस्टर चस्पा किए गए हैं और बीजेपी के द्वारा आम आदमी पार्टी और सीएम केजरीवाल पर निशाना साधा गया है। और देखिए नीचे नाम भी आशीष सूद की तरफ से ये पोस्टर लगाए गए हैं। हालांकि जब इसकी शुरुआत हुई थी, सबसे पहले आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को निशाना साधते हुए पोस्टर लगाया था, जिसमें नाम नहीं शामिल था। लेकिन उसके बाद ये पोस्टर वॉर लगातार जारी है, जिसके बाद बीजेपी ने आप के खिलाफ पोस्टर लगाया और लगातार ये पोस्टर वॉर देखने को मिल रहा है। पीयूष संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पीयूष, दिल्ली की पॉलिटिक्स में इस वक्त पोस्टर वॉर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो चुका है। देखिए, एक दूसरे पर निशाना साधते हुए बीजेपी और आम आदमी पार्टी नजर आ रही है।
जी बिल्कुल, अगर सबसे पहले जो आम आदमी पार्टी ने है उसने पोस्टर पॉलिटिक्स की जो कहीं ना कहीं शुरुआत है वो की थी। उसके बाद लगातार दिल्ली बीजेपी की ओर से लगातार कुछ जवाबी पोस्टर के रूप में एक पोस्टर तैयार किया जाता है। उसी कड़ी में कहीं ना कहीं आज दिल्ली बीजेपी की ओर से एक पोस्टर लगाया गया है और जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि डिग्री तो बहाना है, केजरीवाल को भ्रष्टाचार से ध्यान हटाना है। और जो बीजेपी नेता है आशीष सूद, उनकी ओर से ये पोस्टर लगाया गया है और दिल्ली के अलग अलग जगहों पर ये पोस्टर लगाए गए हैं। इससे पहले आपने देखा कि आम आदमी पार्टी ने करीब 11 भाषाओं में जो पोस्टर्स हैं वो प्रधानमंत्री के खिलाफ उस तरीके की जो स्लोगन है उसको लेकर कहीं ना कहीं लगाए थे। तो ऐसे में आज दिल्ली बीजेपी की ओर से इस तरीके के पोस्टर लगाए गए हैं। तो निश्चित रूप से दिल्ली में जो पोस्टर वार है वो कहीं ना कहीं शुरू है और पिछले कई दिनों से इस तरीके के जो पोस्टर्स हैं वो चाहे आम आदमी पार्टी की बात करें या दिल्ली बीजेपी की बात करें, उनकी ओर से जो है वो लगाए जा रहे हैं। ऐसे में आप देखना होगा कि आम आदमी पार्टी की जो प्रतिक्रिया है वो पोस्टर पर, बीजेपी के पोस्टर पर क्या कुछ आने वाली है। क्योंकि आपने देखा कि जब पहली बार आम आदमी पार्टी ने पोस्टर लगाए थे प्रधानमंत्री को लेकर, तो उस पर कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई की थी और करीब 120 से ज्यादा जो एफआईआर है वो दर्ज हुई थी। 6 लोगों को हिरासत में लिया गया था। हवाला ये दिया गया था कि उसमें प्रिंटिंग प्रेस का जो एड्रेस है वो मौजूद नहीं है और ये कहीं ना कहीं सीधे कानून का उल्लंघन है। इसके बाद आम आदमी पार्टी ने एक और पोस्टर जारी किया और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री और बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश की। तो निश्चित रूप से आज बीजेपी की ओर से इस तरीके के पोस्टर जो है वो दिल्ली में लगाए गए हैं। अब देखना होगा कि आम आदमी पार्टी की ओर से क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है। ठीक है पीयूष, बहुत शुक्रिया। अब बात आगरा की करेंगे। आगरा पुलिस और अंतर जनपदीय गिरोह में ये मुठभेड़ देखने को मिली है। एक चोर के पैर में लगी गोली, 4 गिरफ्तार हुए हैं, अन्य 4 फरार बताए जा रहे हैं। एसओजी टीम और थाना जैतपुर पुलिस ने ये संयुक्त कार्रवाई की है। पुलिस के रोकने पर शातिर चोरों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जहां जवाबी कार्रवाई में शातिर चोर के पैर में गोली लगी है। इलाज के लिए अस्पताल में चोर को भर्ती कराया गया है। तो गिरोह ने कोल्ड स्टोरेज में लगे ट्रांसफार्मर से कॉपर वायर चुराई थी। पकड़े गए शातिर पर कई जिलों में मुकदमे भी दर्ज हैं। शातिर चोर की गिरफ्तारी हुई है। तो अंतर जनपदीय ये गिरोह था जो लगातार चोरी की घटनाओं को अंजाम देता था। अब खबर महोबा से, जहां जिलाधिकारी ने किसानों की फसलों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डीएम मनोज कुमार का फसल काटने का वीडियो वायरल हुआ है। डीएम को फसल काटता देख अन्य अधिकारी ने भी फसल काटने में उनका सहयोग किया। डीएम ने गेहूं की फसल की क्रॉप कटिंग के बारे में उसके फायदे भी बताए। तो कबरई विकास खंड के पिंदौली गांव का ये पूरा प्रशासनिक अमला वहां पर पहुंचा और इस दौरान ये वीडियो सामने आया। किस तरह से डीएम फसल को काटते हुए नजर आए, गेहूं की फसल की क्रॉप कटिंग करते हुए डीएम नजर आए और उसका फायदा भी बता रहे थे। तो वहां पर मौजूद अन्य अधिकारी भी इसे देखकर उनकी सहयोग करने में जुट गए। तो अब ये वीडियो लोगों को पसंद भी आ रहा है और खूब वायरल भी हो रहा है। ग्रेटर नोएडा में जन सुविधा केंद्र में हथियारों से लैस होकर घुसे 2 बदमाशों ने 30,000 रुपए की लूट की है। वहीं लूट करने वाले बदमाश सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए हैं। तो लूट की घटना को यह अंजाम दिया गया है। तो ग्रेटर नोएडा के जन सुविधा केंद्र का यह पूरा मामला है, जहां हथियारों से लैस 2 बदमाशों ने 30,000 रुपए की लूट की है। तो आपको ये सीसीटीवी फुटेज भी दिखा रहे हैं जो जन सुविधा केंद्र में लगा हुआ था और इस दौरान किस तरह दिन दहाड़े 2 बदमाश हथियारों के बल पर जन सुविधा केंद्र में घुसते हैं और हथियार दिखाकर लूटपाट की घटना को अंजाम देते हैं। तो 30,000 रुपए की ये लूट की गई है। तो जहां एक तरफ बदमाशों को पकड़ने और उन पर सख्ती करने की बात कही जाती है, ग्रेटर नोएडा पुलिस लगातार अपने गश्त की बात करता है, तो वहीं दूसरी तरफ ऐसी तस्वीर सामने आई है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व से आए 3 दिन टाइगर के वीडियो वायरल होते हैं। अब जब गर्मियों का मौसम शुरू हुआ है तो उस समय टाइगर का नदी में नहाते हुए एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि पीलीभीत के वाइफ्रिकेशन नामक स्थान पर बहने वाली नहर के किनारे टाइगर बैठकर किस तरह से नहा रहा है और गर्मी दूर करने की कोशिश कर रहा है, जिसका वहां से निकलने वाले सैलानियों ने वीडियो बना लिया और इसको सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।